बच्चे हैं, इनका जो अर्ली टाइम होता है स्कूल का, जी। इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनकी गट हेल्थ पे? आजकल बच्चे सोते भी लेट हैं क्योंकि फैमिली का टाइम टेबल वैसा हो गया। 9-10 बजे से पहले कोई भी बच्चा नहीं सोता है। शहरों की बात करें तो 7:15 साढ़े 7 बजे बस लेने आ जाती है, तो एटलीस्ट उससे आधा पौना घंटा पहले तो बच्चे को उठाना ही पड़ता है। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कि बच्चा कच्ची नींद में, उसके ब्रेन को सबसे बड़ा शॉक लग रहा है। 99% बच्चे बिना फ्रेश हुए जाते हैं एंड नो वन नोज कि स्कूल में हुआ या नहीं हुआ। एंड रात को आके हुआ, ये भी पेरेंट्स जो है वो बॉदर नहीं करते कि हुआ नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा बीमारी का कारण है। तो बच्चों का पेट साफ कैसे होगा फिर? सोते हुए उसके पेट में और नाभि में अच्छे से कैस्टर ऑयल जो है वो अप्लाई कर दीजिए। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि सुबह जब आपका बच्चा उठेगा तो वो अपने आप फ्रेश हो जाएगा। ही विल नॉट बी कॉन्स्टिपेटेड। चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी ओपीडी डे बाई डे बढ़ रही है। तो रीजन यही रीजन है सबसे। बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, स्किन इश्यूज हो रहे हैं, गट हेल्थ खराब हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ऑटिज्म है, बच्चों को बहुत सारी बीमारियां जो हमने सुनी नहीं थी वो आज बच्चों को हो रही है। और पुराने टाइम में ये बीमारियां बुजुर्गों में देखने को मिलती हैं। पेरेंट्स को यही नहीं पता है कि हमने अपने बच्चों की हेल्थ को ठीक कैसे रखना है। 2-2 साल के बच्चों को बस वो पता नहीं क्या क्या देख के खिलाए जाते हैं। ये प्रोटीन दो, ये कार्बोहाइड्रेट दो, ये दो, खिलाए जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि क्या जरूरी है कि नहीं है। Right. उसके ऑर्गन डेवलप नहीं है, लेकिन आप उसको डाइट एडल्ट वाली दे रहे हो। न्यू बॉर्न बेबीज को अस्थमा हो रहा है और क्या कर रहे हो आप? उसका इलाज क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, हमारे डॉक्टर ने बोला है दही भी दे दो, कोई बात नहीं। हमारे डॉक्टर ने बोला है इसको मलाई भी दे दो, दूध भी दे दो, सारा कुछ। अब आप ऐसी ही चीजें खिलाई जा रहे हो जिससे कफ और बढ़ेगा, जिससे अस्थमा और बढ़ेगा। लेकिन सिम्टम्स कैसे कंट्रोल है कि पफ दे दो, इनहेलर दे दो, नेबुलाइज कर दो या दवाइयाँ दे दो, डायलेट कर दो। यही सोल्यूशन यही है। अब आप ये बताइए, केमिकल बेस्ड मेडिसिन है ना, आप ठीक है कि आप अंडर प्रेस्क्रिप्शन भी दे रहे हो दवाइयाँ, लेकिन कहीं ना कहीं दवाइयाँ नुकसान कर रही हैं। दवाइयाँ प्रिजर्वेटिव के बिना नहीं आ रही हैं। मार्केट में दूध आ गया है, मदर फीड नहीं करवाती हैं, तो वो मार्केट वाला दूध दे। क्या कभी आपने वो दूध वाला डब्बा उठा के उसके पीछे पड़ा है कि उसमें ग्लूकोज का कंटेंट कितना है? आप अपने बच्चे को डायबिटिक बना रहे हो और 10-12 सालों में बन जाएगा शुगर का पेशेंट आपका बच्चा। आज हमारे साथ है एक विमेन एंटरप्रेन्योर, डॉक्टर मुकेश शारदा, जो कि हिमाचल की बेटी हैं और फाउंडर हैं डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल की। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं जी। आपके अपने हॉस्पिटल्स है डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा के नाम से जी। तो आपकी इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा पहले तो हमें बताओ। जी, मेरा जो जन्म है बेसिकली वो हिमाचल में हुआ है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हिमाचल एंड मेरे गांव का नाम है घराना। इट्स नियर बाई बारीकुनिया, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जी, पुड़बा के पास है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग सारा कुछ हिमाचल से ही किया है। ठीक है। उसके बाद आई शिफ्टेड टू पंजाब में मैं जॉब करती थी। जॉब करने के बाद देन वी केम इनटू दिस डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा। वहाँ से हमने ये स्टार्ट किया। तो आप आयुर्वेदा की तरफ कैसे आए? जी, आयुर्वेद का जो रुझान है वो आज से नहीं है, बचपन से ही है। क्योंकि मेरी दादी जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास रखती थी। क्योंकि जैसे मेरा जन्म हिमाचल का है तो हम हिमाचल की वादियों में ही पले बड़े हैं। उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी उस लेवल की नहीं होती थी पहाड़ों में। आज तो बहुत कुछ बदल गया। आज से कोई 30 साल पुरानी बात मैं कर रही हूँ। तो तब हम जंगलों में जाते थे गाय भैंस चराने। मेरी दादी मेरे को साथ लेके जाती थी और मेरी दादी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी। तो एट दैट टाइम देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ इनहेलर, पंप या एलोपैथी कोई मेडिसिन, उस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो वो अपने जो हेल्थ का ख्याल है उन्होंने भी अपने फादर से सीखा। और जंगल से हम जाके जो है वो जड़ी बूटियां जो हैं वो उसको प्लग करके लेके आते थे। उसमें एक जड़ी बूटी होती थी बनक्शा। तो हाँ जी, मेरी दादी और मैं आके उसका काढ़ा बनाते थे और मेरी दादी उसके साथ बिल्कुल ठीक रहे हैं और कम से कम 80 साल तक जीवित भी रहे हैं। अस्थमा के लिए आप कौन सी जड़ी बूटी लेके आते थे? बनक्शा। उससे क्या होता था, थोड़ा सा बताओ ना, क्या कैसे आप उसको यूज करते थे? ये वैसे तो हिमाचल में ऑलमोस्ट सबको ही पता है, जितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो सबको पता है, सारे जानते हैं इस चीज के बारे में। जिन लोगों को भी सांस की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, रेशा बलगम हो जाता है, स्वासी जिसको हम बोल देते हैं, ऐसी चीज, जब हम काढ़ा बनाते हैं ना तो इसका काढ़ा बनाते हैं, इसमें हल्का सा, जैसे आप कह लो कि 1 ग्राम या 2 ग्राम जो है वो पानी में, जैसे चाय उबालते हैं हम, उसमें चाय पत्ती की जगह इसको डाल के उबालना है। अच्छा, ठीक है। और जब ये उबल के आधा रह गया तो छान के आप इसमें चाहे गुड़ डाल लो चाहे शहद डाल लो, ऐसा करके आप इसको सुबह शाम पी सकते हो। ये बहुत बेस्ट रेमेडी है जिन लोगों को श्वास की दिक्कत है, अस्थमा के लिए। अस्थमा के लिए। पर ये काम कैसे करती है, मतलब
थोड़ा सा लॉजिकली समझाओगे इससे होता क्या है exactly? ये बेसिकली जो है हमारी बॉडी में कफ को डाइल्यूट करती है। ये अच्छा। बहुत उष्ण प्रकृति की जो जड़ी बूटी मानी गई है, और जब हम अस्थमेटिक पेशेंट इस चीज़ को लेते हैं तो उसके साथ उनके जो लंग्स का जो ब्लड फ्लो है वो भी इनहेंस होता है, जो उनमें बेसिकली हमारी श्वास की जो नलिकाएं हैं जैसे वो सिकुड़ जाती हैं तो वो पूरी तरह से डायलेट हो जाती हैं, और जो कफ है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, तो सांस लेने और छोड़ने में बहुत आसानी होती है। और आपकी दादी जी को पहले से पता था ये, जी, मतलब उस जी, टाइम जी। की लेडीज को बेसिकली, जी, जी। और फिर आपने वहां से ही सीखा ये सब? वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि अगर ये ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हैं, इसके साथ-साथ और भी जैसे हम लोगों को बुखार हो जाना या कुछ हो जाना, तो दादी ने ऐसे ही हर्बल काढ़ा जिसको हम बेसिकली क्वाथ बोलते हैं इसमें आजकल आयुर्वेद में, तो ऐसे डिकॉक्शंस घर पे ही तैयार करने, घर पे तैयार करके उन्होंने हमें ठीक करना। क्योंकि जैसे भी सीज़नल चेंज आना, बुखार हो गया, सर्दी, खाँसी, जुकाम होगी, पुराने टाइम में आज से 30 साल पुरानी बात है, तो तब कहाँ हॉस्पिटल इतने होते थे और कौन लेके जाता था। तो हम घरों-घरों में ही ठीक हुए हैं। पर आज की डेट में ये मॉडर्न जो साइंस है उसके हिसाब से, मेडिकल साइंस जो है जी। उसके हिसाब से तो ये काढ़े वाड़े से तो लोग ठीक नहीं होते हैं, हाँ, तो ऐसी अगर परसेप्शन है। जी, जी। ये परसेप्शन अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन आयुर्वेद सिर्फ काढ़े तक तो सीमित नहीं है ना, राइट। और ना ही है आज ही आया है या मैंने ही नहीं इसका ओरिजिन किया। इट्स बेसिकली वे बियॉन्ड साइंस ऑफ 5000 ईयर्स अगो। राइट। आप बिलीव करते हैं कि रामायण हुआ था? आपको लगता है कि रामायण सच्ची घटना है? श्री राम जी हैं, अगर वो सच्ची घटना है तो हनुमान जी क्या लेकर आए थे? संजीवनी बूटी लेकर आए थे, और वो संजीवनी बूटी आज तक चलती है। ऐसी इतनी अच्छी मेडिसिन्स और हर्ब्स हैं आयुर्वेद के अंदर जो बहुत मिरेक्युलस जो हैं वो अपना काम करती हैं। क्या आयुर्वेद में किसी को आज तक पता चल पाया कि वो संजीवनी बूटी थी क्या वैसे? बेसिकली हो सकता है कि शायद अब उस तरह के जो वैद्य हैं वो नहीं रहे, या ऋषि हैं वो नहीं रहे, और उस लेवल के स्क्रिप्चर्स भी जो अवेलेबल अब नहीं हैं। लेकिन जैसे आपको पता होगा मे बी, जैसे हम सब लोगों को पता है जब सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग च्यवनप्राश यूज करते हैं। राइट। तो च्यवनप्राश जो है ये कपल ऑफ हर्ब्स का एक पर्टिकुलर रसायन बनाया गया है, Right. और ये आज नहीं बना, ये बहुत 1000 साल पुरानी बात है कि जब ऋषि च्यवन जो हैं वो थोड़े बुजुर्ग हो गए थे, उनको दोबारा से इच्छा हुई कि उन्होंने शादी वो करना चाह रहे थे दोबारा से, मे बी अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे। अब उनको ये भी पता था कि सोसाइटी में मैं देखने में बुजुर्ग हो गया हूँ तो मेरी शादी कैसे होगी, तो उस टाइम पे उन्होंने ये सबसे अच्छा रसायन कल्प जो है उन्होंने खुद तैयार किया था। च्यवनप्राश। और ये सच्ची घटना है कि उन्होंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल यूज़ करने के बाद वो कम से कम 20 साल पुरानी लाइफ में चले गए थे, और उन्होंने दोबारा से शादी की। तो क्या ये वही सेम ही रसायन अभी भी यूज होता है या फिर? सेम देखिए, बहुत तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, बनती हैं मार्केट में, और आज भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो साउथ इंडिया में बहुत अच्छी प्रिपरेशंस आज भी बनती हैं। आयुर्वेदिक ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में है और 200-200 साल पुरानी है, और ज़्यादातर हम दवाइयाँ उन्हीं से लेते हैं। आपने बताया आपका जो रुझान है आयुर्वेद की तरफ आपकी दादी जी की वजह से जी। हुआ, जी। और फिर आपने इसको फिर प्रोफेशनली आगे इसको कैरी ऑन किया। जी, धीरे-धीरे आगे चल के उसको प्रोफेशनली मैंने अडॉप्ट आपने किया। कहाँ से क्या किया, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन बताएंगे जी, इस पे? मैंने जो है वो अपनी पढ़ाई जो है जैसे मेरी पालमपुर में हुई, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई बैंगलोर में की, एसवीएसआर डीम्ड यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैंने जॉब की, जॉब करने के बाद काफ़ी साल करने के बाद फिर मैंने, अगर कह दें कि जॉब आई वाज फायर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी कंपनी बनाई। तो आपकी शादी हो चुकी थी उस टाइम या नहीं, नहीं, आई वाज अकेले? अनमैरिड। तो आपने अकेले नहीं फिर अपना ये कंपनी स्टार्ट करी ऐसा? यस, ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अनमैरिड थी और मुझे जॉब से निकाल दिया गया, और मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो गई कि अब मैं क्या करूं, ओके। कि मैं हिमाचल वापस चली जाऊं या नहीं चली जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उलझ चुकी थी बैंक के चक्कर में, कि जैसे क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं जब हम अच्छी जॉब पे लगते हैं, तो हर युवा को ये होता है कि अब मैं ये भी ले लूं वो भी ले लूं। तो मैंने उस टाइम पे एक गाड़ी खरीद ली थी। अच्छा, ईएमआई का चक्कर। ईएमआई का चक्कर, उस ईएमआई के चक्कर ने मुझे वापस नहीं आने दिया। अच्छा। और उसी टाइम पीरियड के दौरान मुझे सर भी मिल गए, उनसे मेरी शादी भी होगी। सर का नाम बता दीजिए। जी, उनका नाम है डॉक्टर अर्जुन शारदा। अच्छा, जी। आपके हस्बैंड? जी। ओके। और फिर आप दोनों ने मिलके फिर डॉक्टर शारदा जी, आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स स्टार्ट किए। जी, पहला हॉस्पिटल कहाँ स्टार्ट किया था? सबसे पहले हमने मुक्तसर में स्टार्ट किया, श्री मुक्तसर साहिब। अब और अभी टोटल कितने हैं? अभी तो हमारे पास मोर देन 17 क्लिनिक्स राइट नाउ वी आर रनिंग। अच्छा, ओके। हिमाचल में कितने हैं अभी? हिमाचल में वी डू हैव 5 हैं, कांगड़ा, मंडी, शिमला और हमीरपुर, ऊना। जी। वाह, वेरी नाइस। ऐसे पहले आप
विमेन एंटरप्रेन्योर हो जो यहाँ पे मेरे इस पॉडकास्ट में आए हो। जी, मेरे को भी thank बड़ा you अच्छा so लग much. रहा है। और आप हिमाचल से हो, वो जी। बहुत अच्छा लगा सुन के ये जी। सब। अब बात करते हैं हम अपनी कॉन्वर्सेशन को लेके जी। चलते हैं दूसरी तरफ। गट हेल्थ का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी पर्सन की बॉडी के ऊपर? जैसे कि आयुर्वेद इटसेल्फ कहता है कि जितनी भी बीमारियां हैं 90% उनमें सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा पेट ही रहता है। Right. अगर हमारा पेट खराब है, हमारी गट हेल्थ खराब है, तो आज नहीं तो कल हमने बीमार होना ही होना है। और वो बीमारियां धीरे धीरे छोटी बीमारी से शुरू होती हैं लेकिन बहुत बड़ी बीमारियों पे चली जाती हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि कॉन्स्टिपेशन एक आम समस्या है। Right. आजकल हर और मैक्सिमम आपने देखा है कि लोग इसको बीमारी समझते भी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन को कौन बीमारी समझता है? कॉन्स्टिपेशन को सच में लोग बीमारी समझते हैं। उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल सी चीज है नॉर्मल यार। सी चीज है। पर कितनी बड़ी बीमारी है ये कॉन्स्टिपेशन? सारी बीमारियों की जड़ ही यही है। तभी आयुर्वेद ने कहा है ना कि जितनी भी बीमारियां हैं वो पेट से ही स्टार्ट है। राइट। इवन एक बहुत अच्छे लेवल के सर्जन हैं, इंटरनेशनल लेवल के, उन्होंने कहा कि जब भी मैंने जितने पेशेंट की आज तक सर्जरी की है, मैंने उनमें एक कॉमन फैक्टर पाया है कि उनकी जो कोलोन है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सबसे ज्यादा गंदी पाई गई है। ओह, कि वो सबसे बड़ा जो उनकी बीमारी का कारण है। आज तक मैंने इतने ऑपरेशन कर दिए तो एक भी मुझे पेशेंट ऐसा नहीं मिला कि जिसकी कोलोन सही हो। तो ये सारी बीमारियों की जड़ जो है वो हमारा पेट ही है। देखने में हमें बहुत छोटा सा लगता है ऑर्गन, लेकिन इटसेल्फ बहुत लंबा और बे लॉन्ग पाथ है। कहते हैं ना कि किसी का अगर पेट साफ ना हो तो फिर पूरा दिन फिर लेथार्जी है। यस यस एग्जैक्टली, इट्स लाइक दैट, एग्जैक्टली इट्स लाइक दैट। क्योंकि हमारे पेट में बहुत तरह की गैसेस की फॉर्मेशन होती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके पेट के अंदर कोई भी चीज जो है वो रह गई, वो बाहर नहीं निकल रही, तो इट मीन्स कि वो रोटन हो रही है किसी ना किसी शेप में। अगर वो सड़ रही है तो वो सड़ रही है तो वो कोई ना कोई गैस भी प्रोड्यूस करेगी। और वो गैसेस का नेचर है नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ उठना, तो वो ब्रेन फोग क्रिएट करती है। लेथार्जी, अनइजीनेस, आपका मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी। और आजकल के युवाओं में ये चीजें बहुत हैं देखने को, क्योंकि वो लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं और ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो फ्रेश नहीं हो पाते। और एक चीज जो मैंने सबसे कॉमन देखी है वो छोटे छोटे बच्चों में भी, उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे ये लगता है कि शायद जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका अर्ली टाइमिंग है छोटे बच्चों के लिए। इट्स टू अर्ली। हाँ, सही बात है। इस पे बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बच्चे हैं, इनका जो अर्ली टाइम होता है स्कूल का, जी। इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनकी गट हेल्थ पे? गट हेल्थ पे देखिए, जब छोटा बच्चा है ना तो छोटे बच्चे को वैसे भी नींद बहुत ज्यादा आती है। राइट। तो वैसे भी छोटे बच्चे को ज्यादा देर सोना ही आयुर्वेद में भी सुजेस्ट किया जाता है। बट आजकल बच्चे सोते भी लेट हैं क्योंकि फैमिली का टाइम टेबल वैसा हो गया। 9-10 बजे से पहले कोई भी बच्चा नहीं सोता है। पुराने ज़माने में 8 साढ़े 8 बजे सो जाते थे तो सुबह तक उनकी नींद पूरी हो जाती थी। अब क्या है कि स्कूल, अब जैसे शहरों की बात करें तो 7:15 साढ़े 7 बजे बस लेने आ जाती है, तो एटलीस्ट उससे आधा पौना घंटा पहले तो बच्चे को उठाना ही पड़ता है। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कि बच्चा कच्ची नींद में, उसके ब्रेन को सबसे बड़ा शॉक लग रहा है क्योंकि वो एक डिफरेंट वेव जोन में था उसका ब्रेन, और एकदम से हमने उसको उठाया, उठ नहीं रहे, शॉक दिया, वो उसको मेंटल ट्रॉमा थोड़ा थोड़ा करके लगता जाता है। सुबह जल्दी उठा, जल्दी, कई बार बच्चे नहाते हैं, कई बार बिना नहाए चले गए। और चलो नहाना भी एक अलग चीज है, लेकिन 99% बच्चे बिना फ्रेश हुए जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग कोई भी बच्चा जो है वो फ्रेश नहीं होता, पेट साफ नहीं होता। एंड नो वन नोज कि स्कूल में हुआ या नहीं हुआ। एंड रात को आके हुआ, ये भी पेरेंट्स जो है वो बॉदर नहीं करते कि हुआ नहीं हुआ को। आजकल को नहीं पूछता है कि ठीक हुए आप फ्रेश हो गए या नहीं हो गए। ये सबसे बड़ा बीमारी का कारण है। देखिए, आज अगर बच्चे अनहेल्दी हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ा कारण प्राइवेट स्कूल है इस चीज के पीछे। और मैं जरूर कहना चाहूंगी सारे प्राइवेट स्कूल्स को कि आपको बच्चों का टाइम जो है वो चेंज करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पुराने टाइम में जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, सरकारी स्कूलों के टाइम गर्मियों में पता नहीं 9 बजे या 10 बजे यही टाइम होता था हमारे स्कूल लगने का, और हम काफी घरों का काम भी करके जाते थे और फ्रेश और बिल्कुल हेल्दी थे। गर्मियों में 9 और सर्दियों में 10। जी, यही टाइमिंग्स थे और परफेक्ट टाइमिंग्स थे। और हमारे टाइम में तो हम बाहर बैठते थे, धूप से विटामिन डी या सन बेदिंग सारा कुछ नेचुरल था, नेचुरल एनवायरनमेंट थे। अब के स्कूल टोटली कंपैक्ट बंद है। कोई उनमें विंडोज, कोई फ्रेश एयर नहीं आती, कोई खोल के नहीं रखते, चैम्बर टाइप में सारे एसीज लगे हैं। एसीज हैं। एसी में भी जो रिसाइकल एयर हो रही है वो भी तो पूरी तरह से मॉइस्चर भी सोख रही है, मॉइस्चर भी सोख रही है, बच्चे डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं।
और उसके बाद वो घर जा रहे हैं, फ्रेश नहीं हो रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन बेसिकली और बच्चों को कई बार बच्चे अपनी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे बता नहीं पाते। राइट। बच्चों को क्या ही पता है कि हम फ्रेश हुए नहीं हुए, वो भूल भी जाते हैं। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं जो 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं, उनको तो ये चीजें पता ही नहीं है ना। राइट, राइट। तो जो आज आप देखेंगे कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी ओपीडी डे बाय डे बढ़ रही है। तो रीजन यही रीजन है सबसे। बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, स्किन इश्यूज हो रहे हैं, गट हेल्थ खराब हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ऑटिज्म है, बच्चों को बहुत सारी बीमारियां जो हमने सुनी नहीं थी वो आज बच्चों को हो रही है। और पुराने टाइम में ये बीमारियां बुजुर्गों में देखने को मिलती थी। मैम, जब आपने ये टॉपिक अब स्टार्ट कर ही दिया है बच्चों वाला, तो कॉन्वर्सेशन को उस तरफ ही ले जाते हैं। जी जी। क्योंकि ये वाली कॉन्वर्सेशंस मेरे को लगता है बहुत ज्यादा हो रखी हैं। जी बताइए ना, बच्चों को लेके पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, एक ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ना, वो है गुड फूड। आप अपने बच्चों को 70-80% अच्छा खाना दीजिए, आपके बच्चे बीमार ही नहीं पड़ेंगे कभी भी। दूसरे नंबर पे 20% रोल जो रहा है वो सिर्फ एक्सरसाइज का रह जाता है। तो बच्चे वैसे भी खूब हलचल करते हैं, उनको एक्सरसाइज की एज सच कोई खास ज़रूरत नहीं होती छोटे बच्चों को। लेकिन आजकल के जो माता पिता हैं वो बच्चों के खाने के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और ये सब लोगों को मानना चाहिए। क्योंकि देखिए, बच्चे जो हैं वो हमारे घर की नींव है। हम सारे पेरेंट्स सारा कुछ बच्चों के लिए ही करते हैं। और जो बड़े होके बच्चे बनेंगे वो हमारी स्टेट है उसकी नींव बनेंगे, और हमारी स्टेट की नींव अच्छी होगी तो हमारे राष्ट्र की जो नींव है वो बहुत अच्छी होगी। चाहे आर्मी की बात करें, डिफेंस सर्विसेज की बात करें, IAS, एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं भी पॉलिटिशियन, गुड हेल्थ के साथ, गुड अच्छे माइंड के साथ आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एक बीमार इंसान जो है वो अपना उतना योगदान नहीं दे सकता समाज को अच्छा करने में और अपने घर को अच्छा रखने में। तो आप देखिए, आप एक जनरेशन को बिल्डअप कर रहे हैं। पेरेंट्स जो हैं उनको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने चूज कर ही लिया कि आपको माता पिता बनना है, तो आपको अपनी जिंदगी का कम से कम 60% हिस्सा जो है वो बच्चों को देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा ध्यान, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो उसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मानते हैं हम, 12 हाउस है। सबसे पहला क्या है? सुख, काया का सुख। काया मतलब शरीर आपका जो है, अगर आप हेल्दी हो ना तो आप स्वर्ग में हो। ठीक है, आप हर सिचुएशन का सामना कर सकते हो, हर परिस्थिति से जूझ सकते हो। और अगर आप बीमार हो ना तो करोड़ों रुपए भी आपके किसी काम के नहीं है। राइट। ठीक है। तो आज हमें ये खुद डिसाइड करना है कि हमने बच्चों की हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। तो अब आप देखिए कि इसकी नींव मेरे हिसाब से गलत है। जो बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को अभी हम अर्ली स्कूलिंग में डाल रहे हैं। आप मतलब अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं तो हमारे यहाँ तो 1.5 साल के बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं स्कूल में, 2 साल के बच्चे को ले लेते हैं। ये तो आज ही कल ही मैंने शायद एक नया लॉ पढ़ा कि अब गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि एज के अकॉर्डिंग ही बच्चे स्कूल में जाएंगे। यहाँ पे 4 साल हो गया। हाँ, 4 साल हो गया। लेकिन अभी पीछे अगर मैं पंजाब की बात करूं या बाहर दिल्ली वगैरह की, तो 1.5 साल 2 साल प्री नर्सरी वो ऐसे प्ले वे कह के ले लेते हैं। तो पर प्ले वे स्टिल एक डिसिप्लिन रूटीन में बच्चा आ जाता है ना। और बच्चे को अभी बोलना नहीं आ रहा तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी कर रहे होते हैं ना, हाँ। कि एटलीस्ट वहां चला जाएगा तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। जी। लेकिन बच्चा जिम्मेदारी नहीं है ना, वो आपके शरीर का अंश है। आपने उसको बनाया है तो उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना, उसके मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। स्कूलिंग बाद में आती है। जब बच्चा 6-7 साल का होता है ना, तो उस टाइम पे स्कूलिंग अच्छे लेवल की आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अर्ली एजेस में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कोई जनरेशन मैंने नहीं देखी इतने 100 साल से कि वो कोई डेवलप ही नहीं हुई होगी। हम ऐसा स्पेशलाइज्ड क्या कर रहे हैं? गलत फ्लो में जाके बच्चों को खराब कर रहे हैं। बच्चों की हेल्थ कंप्रोमाइज हो रही है। और आप देखेंगे कि बच्चों के जो डॉक्टर हैं उनकी ओपीडी बहुत डे बाय डे बढ़ रही है। राइट। एक नॉर्मल डॉक्टर भी है, वो 100 से कम पेशेंट नहीं देखता। नॉर्मल डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड की नहीं मैं बात करी। और छोटे छोटे बच्चे, उनके इतने ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्रॉनिक बीमारियां हो रही हैं, बच्चों को कैंसर तक हो रहा है। बच्चों को, पेरेंट्स को यही नहीं पता है कि हमने अपने बच्चों की हेल्थ को ठीक कैसे रखना है। 2-2 साल के बच्चों को बस वो पता नहीं क्या क्या देख के खिलाए जाते हैं। ये प्रोटीन दो, ये कार्बोहाइड्रेट दो, ये दो, खिलाए जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि क्या जरूरी है कि नहीं है। राइट। अब सिंपल सी बात है, छोटा बच्चा है, आपको नहीं बता पाएगा कि मुझे खाना है या नहीं खाना है। लेकिन हर आधे घंटे में आप उसको खिलाओगे। आपने कभी सोचा है कि छोटा बच्चा छोटा क्यों है? छोटा बच्चा छोटा इसलिए है क्योंकि उसके ऑर्गन छोटे हैं।
वो धीरे धीरे टाइम के साथ बड़े होंगे ना एकदम से। अब हमने आज आम का पेड़ लगाया, आज ही तो आम नहीं लग जाएंगे उसमें, हमें वेट करना पड़ेगा। वी हैव टू गिव टाइम, टाइम देना पड़ेगा। और वो जब टाइम देंगे 10 साल 5 साल हो जाएंगे तो उसमें अच्छा फ्रूट आएगा। लेकिन इस चक्कर में आज हम छोटे बच्चे को आधे घंटे में ये खिलाएंगे, आधे घंटे बाद वो खिलाएंगे, इसके कारण उसके ऑर्गन, देखिए उसके ऑर्गन डेवलप नहीं है, लेकिन आप उसको डाइट एडल्ट वाली दे रहे हो। राइट। इतना तो एडल्ट भी नहीं खाते। मतलब अगर मैं अपनी डाइट की बात करूं तो मैं इतना नहीं खाती जितना आज के 2-3 साल के बच्चों को खिला देते हैं पेरेंट्स। तो आपको जानकारी है नहीं किसी चीज की। उनके हार्ट का साइज छोटा है, उनके इंटेस्टाइन्स डेवलप नहीं हुई, काफी चीजें वो नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, और आप उनको हर चीज ट्राई करवा रहे हो। बिस्किट दे रहे हो, चिप्स दे रहे हो, नमकीन दे रहे हो, सारा कुछ दे रहे हो। बाहर से प्रोटीन पाउडर या जो जो मिलता है बच्चों के लिए, मिल्क शेक या कुछ भी ऐसी चीजें आती हैं, ये बहुत सारे पाउडर आते हैं, बहुत सारे पाउडर आते हैं, और बहुत सारे ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ये भी लो, ये भी ये लो। गलत है। बहुत कॉस्टली भी रहते हैं, और पेरेंट्स क्यों लेते हैं कि हमारी तरफ से बच्चों के लिए कोई कमी ना रह जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी तुमने ध्यान नहीं दिया अपने। अच्छा, दूसरी चीज क्या है ना कि फलाना अपने बच्चे को ये चीज दे रहा है, तो उस देखा देखी में भी बहुत सारे पेरेंट्स ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जी, देखिए उस चीज के लिए तो सबसे पहले आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया कि आपको पेरेंट्स बनना है, देन यू मस्ट गेट नॉलेज। आपको नॉलेज होना चाहिए, यू मस्ट बी सेंसिबल। आप ऐसे कोई अपने कम दिमाग के साथ तो ये डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आप अकेले अपना बच्चे को जन्म नहीं देने जा रहे, आप पूरी दुनिया को देखने जा रहे हो। एक तरह देखिए, ये नजरिए की बात है। हम मेरे घर में अगर बीमार बच्चा होगा तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा श्राप वही है कि नहीं है? अगर मेरी सारी जिंदगी एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है बताइए? वही अपना बच्चा बीमार है और आप उसको पानी आप दे रहे हो, खाद पानी उसको आप दे रहे हो, आप लोगों के कहने पे चल रहे हो। क्यों चल रहे हो? आप साइंटिफिकल वे में इसको देख लीजिए ना कि बच्चों के ऑर्गन डेवलप नहीं होते। बच्चे अपने आप खाना मांगते हैं जब उनको भूख लगती है। जब उनका पेट खाली होता है वो खुद बोलेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, ये दे दो, वो दे दो, कुछ नहीं मिलेगा, कच्चे आलू उठा के खा लेंगे। अब आपको क्या लगता है कि संरचना किसने बनाई? अगर हम बोले भगवान ने बनाई, सृष्टि भगवान के सहारे ही चल रही है, तो क्या उसने सिर्फ मनुष्य बनाए हैं इस दुनिया में? कीड़े मकोड़े, हाथी, पशु पक्षी सब बनाए हैं। और क्या हम ही बच्चों को जन्म दे रहे हैं? सब दे रहे हैं। हमारी स्पीशीज तो नहीं है ना, पूरी दुनिया की स्पीशीज चल रही है। उनको खाना मांगना किसने सिखाया? हाथी का बच्चा कैसे खाना मांगता है? उसको भूख लगती है तो उसकी माँ जबरदस्ती तो नहीं जाके देती है। या किसी कुत्ते के बच्चे को देखें तो वो उसको भूख लगेगी तो माँ उसको फीड करा देगी, नहीं लगेगी तो वो खेल ही जाएंगे। ये सेम सिस्टम हमारे बच्चों का भी है। आपके बच्चा जब जन्म लिया तो उसको पता था ना कि मुझे भूख लगी, तो उसने अपनी मदर का फीडिंग लेना शुरू कर लिया। आपने सिखाया नहीं उस बच्चे को, वो सीख के आया है। पर एट द सेम टाइम बहुत सारी माएं फिर इसका लॉजिक ये देती है कि अगर नहीं खाएंगे तो फिर गैस बन जाएगी तो और प्रॉब्लम, सर में चढ़ जाएगी, फिर स्टमक में पेन, वो सब चीजें फिर उनके माइंड में चलती हैं। नहीं, वो मदर्स को अपना इलाज कराना चाहिए पहले। ये गलत बात है। बच्चे बीमार नहीं है। वो थोड़ा सा आजकल सोशल मीडिया चलिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया। जिसने सुनना होगा वो सुन लेगा। उनको वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस है। एक्स्ट्रा कॉन्शियस भाई तुम क्यों हो? जी, नहीं होना चाहिए। यू शुडंट वरी कि आपका बच्चे का कितना वजन नहीं बढ़ेगा, 100-200 ग्राम नहीं बढ़ेगा, कोई बात नहीं। आपका बच्चा हेल्दी होना चाहिए, ना कि मोटा होना चाहिए। देखिए, हेल्दी होने की डेफिनेशन अलग है, मोटे होने की डेफिनेशन अलग है ना। तो हमें ऐसा नहीं बनाना है ना कि जैसे सुमो टाइप में पहलवान होते हैं। वैसे तो आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ को हेल्थ के नजरिए से ही देखो। जब उसको भूख लगेगी, अपने आप मांगेगा, बच्चा रोएगा, तो आप उसको खाना दे दीजिए, ठीक है। आप और गैस जो है भरे हुए खाली पेट से नहीं बनती है, भरे हुए पेट से गैस बनती है। जब दूध जो है वो बच्चे के पेट में जाके सड़ता है, तभी आपने देखा। आप देखो कितने बच्चों को अस्थमा हो रहा है आजकल। न्यूबॉर्न बेबीज को अस्थमा हो रहा है। और क्या कर रहे हो आप? उसका इलाज क्या कर रहे हो आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं, हमारे डॉक्टर ने बोला है दही भी दे दो, कोई बात नहीं। हमारे डॉक्टर ने बोला है इसको मलाई भी दे दो, दूध भी दे दो, सारा कुछ। अब आप ऐसी ही चीजें खिलाई जा रहे हो जिससे कफ और बढ़ेगा, जिससे अस्थमा और बढ़ेगा। लेकिन सिम्टम्स कैसे कंट्रोल है कि पफ दे दो, इनहेलर दे दो, नेबुलाइज कर दो, या दवाइयां दे दो, डायलेट कर दो। यही सोल्यूशन यही है। अब आप ये बताइए, केमिकल बेस्ड मेडिसिन है ना। आपका बच्चा 1.5-2 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा, उसकी बॉडी के ऑर्गन पूरे डेवलप नहीं हुए। ठीक है कि आप अंडर प्रेस्क्रिप्शन भी दे रहे हो दवाइयाँ, लेकिन कहीं ना कहीं दवाइयाँ नुकसान कर रही हैं। दवाइयाँ प्रिजर्वेटिव के बिना नहीं आ रही हैं, विद प्रिजर्वेटिव्स आ रही हैं। और उल्टा आप खिला भी वही कुछ रहे हो जिससे और बीमारी बढ़ेगी।
छोटे बच्चों में कफ बहुत ज़्यादा होता है, तभी छोटे बच्चों में जो ज़्यादातर बीमारियां देखने को मिलती हैं, खांसी होगी, सांस नहीं आ रहा, या शां की आवाज़, रेशा हो गया, बलगम हो गया, यही बीमारियां होती हैं। निमोनिया हो गया, फेफड़ों में पानी आ गया, उसके कारण बुखार हो गया, यही चीज़ें होती हैं बच्चों में। राइट। जी। तो अगर बच्चों को जो आजकल जैसे आपने बताया कि अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत देखी जा रही है, जी। काफी बच्चों में देखी जा जी। रही है, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट क्या है? आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो आयुर्वेद ये बात करता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि खाने पीने का हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ा रोल है। राइट। 80% अगर हमारा खाना सही है ना, तो हम पूरी तरह से वैसे ही स्वस्थ हैं। तो आप खाने को, इस चीज़ को समझ लीजिए कि कौन सी चीज़ जो है वो किस बीमारी को ज़्यादा बढ़ाती है। छोटे बच्चे हैं, उनमें कफ जल्दी डेवलप होता है। कफ मतलब जैसे म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। तो कफ कैसी चीज़ें बढ़ाती हैं? दूध और दूध से बनी सारी चीज़ें कफ बढ़ाती हैं। इसीलिए हमेशा बोला गया है कि माता का दूध ही सर्वोत्तम औषधि है बच्चों के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में दूध आ गया है, मदर फीड नहीं करवाती हैं, तो वो मार्केट वाला दूध दे रहे हैं। क्या कभी आपने वो दूध वाला डब्बा उठा के उसके पीछे पढ़ा है कि उसमें ग्लूकोज का कंटेंट कितना है? आप अपने बच्चे को डायबिटिक बना रहे हो और 10-12 सालों में बन जाएगा शुगर का पेशेंट आपका बच्चा। शुगर कंटेंट हैवी क्वांटिटी में है, और वो जो उसको फीडर में डाल के घोल के हम देते हैं ना, तो जनरली वो ठंडे पानी में देते हैं घोल के। ठंडे गर्म कौन करता है आजकल पानी? और बैक्टीरिया वायरस पनपने का चांस कितना है? आपका बच्चा फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ेगा, उसको बार-बार अटैक आएंगे फीवर के, उसको गला खराब होगा, उसको वायरल इन्फेक्शंस हो जाएंगी। आप जान के और बीमारियां बुला रहे हो अपने घर में। रादर कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दो। जिनकी अभी डिलीवरी होती है ना, उनको, अपनी माताओं को अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। पुराने टाइम में आपने सुना होगा, मे भी हिमाचल में तो ऐसी चीजें बहुत प्रचलन में रहती हैं कि डिलीवरी होगी तो 40 दिन तक पूरा परहेज करना है। देन वाई टू टेक 40 डेज? वो इसीलिए ताकि जो मदर की बॉडी अंदर से डिस्टर्ब हुई है और जो उसमें बात का इम्बैलेंस हुआ है वो भी प्रॉपर शेप में आ जाए, एज वेल एज मदर को पूरी नरिशमेंट मिले, जिसके साथ फीड ज्यादा आए और बच्चा भूखा ना रहे, क्योंकि वही सर्वोत्तम आहार है। अगर नहीं होता तो भगवान तो उसको दांत लगा के बच्चे को भेजता ना, वो रोटी चावल आते ही खा लेता। पर कुछ बच्चे ऐसा होता है ना मैम कि फीड कर लेना बंद कर देते हैं खुद ही, 2 महीने 3 महीने में भी ऐसे भी केसेस होते हैं। उस केस में तो यू हैव टू, मतलब बाहर से ही। देखिए, वो स्पेसिफाइड केसेस है, वो स्पेसिफाइड केसेस है, वो अंडर सुपरविजन ही चलेंगे। वो हैं भी 10%, इससे ज्यादा नहीं। वापस आता हूँ मेरे मेन क्वेश्चन पे। मैंने पूछा था कि फिर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बच्चों का जो ये अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट क्या कैसे होता है? जी। एक आयुर्वेदिक दवाइयां तो चलो आप थोड़ा सा बताना कि क्या उस पे रहता है। दूसरा, कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए बच्चों को जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है? पेरेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए? जी, अगर तो आपका बच्चा जो है वो 2 साल से ऊपर है, तो आप नॉर्मल डाइट धीरे धीरे करके देना उसको शुरू कर सकते हो। ठीक है, जिसमें रोटी चपाती जो भी हम लोग देते हैं। ज्यादा अवॉइड क्या करना है? डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट ही म्यूकस का मेन कारण है। अगर अस्थमा की प्रॉब्लम बच्चे को है तो वो आप ऐसी चीजें और ठंडी चीजें दोगे, कोल्ड फूड दोगे, तो उससे, उसके साथ उसको जो है ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि आयुर्वेद में हम इलाज कैसे करते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है वो अवेलेबल होती हैं। स्पेसिफाइड अगर हम अपनी बात करें तो हम छोटे बच्चों को पहले हल्का सा डिटॉक्सीफाई करते हैं, ताकि जितना भी कफ का एकमुलेशन उनके लंग्स के एरिया में है वो पूरे का पूरा बाहर निकल जाए। जैसे कि हो सकता है कि आपके, क्योंकि इसमें मल्टीपल एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे हम ये भी क्रॉस चेक करेंगे कि बच्चे जो है वो कितनी बार मोशन आता है, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए बच्चा कितनी बार जाता है, सांस में कहीं नेजल ब्लॉकेजेस तो नहीं उसको आ रही हैं। तो ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद हम फिर मेडिसिन का प्रोटोकॉल उसमें बनाते हैं, जो अंडर सुपरविजन रहता है डॉक्टर के। और जैसे बच्चा स्पेसिफाइड, अगर मैं बात करूं कि काफ़ी बच्चे जो है इनहेलर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, पफिंग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो जब पेशेंट हमसे मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर, अगर बच्चा दिन में 4 या 5 बार भी इनहेलर ले रहा है तो वो रिड्यूस होके 1 बार पे आ जाता है, ये बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है। और बच्चों की जो गट हेल्थ है उसका ध्यान कैसे रखें पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? अगर बच्चा आपका थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप उसको प्रोबायोटिक्स देना शुरू कीजिए। जैसे बच्चा आपका 8-10 साल का हो गया तो उसको अच्छे से कर्ड दीजिए, बटर मिल्क दीजिए, घर पे तैयार करके, मार्केट का लेके नहीं। आपको थोड़ा इस चीज़ में एफर्ट्स करने चाहिए। और भी बहुत सारी, जैसे पुराने टाइम में खमीरा बनाते थे हम, खमीरे के साथ रोटियाँ बनाते थे खमीर डाल के, तो ऐसी चीज़ें, ये हमारी गट हेल्थ में जो बैक्टीरियाज हैं उनको प्रॉपर
एनालाइज करते हैं, जितना हमें चाहिए उस हिसाब से उनकी क्वांटिटी डेवलप होती है। और अगर हमारे पेट में गट हेल्थ प्रॉपरली प्रोबायोटिक्स के साथ मेंटेन होती है तो आगे चल के बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस पे आपको बेसिकली फर्मेंट फूड के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कांजी वगैरह बनती है, आप ऐसी चीज़ें भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक सोर्स रहता है इन चीज़ों के लिए। फर्मेंटेड फूड ज्यादा देना है, ऐसा कह रहे हो आप? जी जी। आप कह रहे हो 8 से 10 साल के से ऊपर जो बच्चे जो होंगे, बच्चे हैं उससे नीचे? उससे नीचे के बच्चों के लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं 2-3 साल के बच्चों के लिए तो हम बहुत ज़्यादा उस लेवल पे नहीं जाते, क्योंकि कई बार जो है एक्सेस फॉर्मेट फूड देने के कारण बच्चों को कई बार वॉमिट्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो डाइजेशन प्रॉपरली उनका उस लेवल का नहीं होता। तो वो आप सिंपल घर का जो भी खाना उनको दे रहे हैं वो उसको गर्म दीजिए, ध्यान इसी चीज़ का रखिए। दूध और दूध से बनी चीज़ें अवॉइड कीजिए और गर्म खाना दीजिए और ताज़ा फ्रेश खाना होना चाहिए। अगर बच्चों की उम्र जो है 5 से 8 साल के बीच है तो उनको फ्रूट्स वगैरह हर टाइप के दे सकते हैं, सैलेड दे सकते हैं आप, या फिर आप जूसेस बना के दे सकते हैं, स्मूदीज़ बना के दे सकते हैं, या ड्राई फ्रूट सोक करके, चिया सीड्स वगैरह सारा मिक्स करके इस तरह की चीज़ें खुद घर पे बना के दे सकते हैं। शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा ले रहे हैं बच्चे आज के डेट। शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा, पूरी मार्केट ही शुगर कंटेंट से भरी हुई है और बीमारी का सबसे बड़ा कारण है ये, सबसे बड़ा कारण। आप एक सिंगल प्रोडक्ट भी अगर मुझे मार्केट से उठा के बता दें तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें शुगर है ही नहीं। लोग यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक चॉकलेट ही दो, एक चॉकलेट से क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, ब्रेन पे क्या फर्क पड़ता है इससे हाँ, बच्चों के? एक चॉकलेट नहीं है, एक चॉकलेट इज मेड फॉर वन एडल्ट, नॉट फॉर योर किड। वन चॉकलेट नॉर्मल साइज की, स्टैंडर्ड साइज की जो चॉकलेट है वो एक एडल्ट के खाने के लिए है जो 20 से 30 साल आयु है जिसकी। तो वो आप सेम क्वांटिटी, वही मैंने बोला ना कि क्वांटिटी वाइज तो हम वैसा ही फूड दे रहे हैं बच्चों को जो एडल्ट्स को देते हैं। Right. तो अगर आप बच्चे को देना चाहते हो तो जो छोटा 5 रुपए का पैकेट मिलता है ना उसका भी आधा हिस्सा दीजिए। बच्चे को शेयर करने की हैबिट डालिए कि आधी तुम ले लो, आधी अपने भाई बहन को दे दो। लेकिन हम क्या करते हैं, नो वी कैन अफोर्ड इट, तो हम 2-2 ला के देंगे बड़ी बड़ी। आजकल तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ा साइज आ रहा है चॉकलेट्स का। आजकल कोई किसी के मतलब घर भी जा रहा है तो आजकल काफी टाइम से ही होता है कि घर भी जा रहा है कोई, तो पता है कि घर में बच्चे हैं तो क्या मतलब 20-25-30-50 रुपए वाली चॉकलेट लेके लो बेटा ले लो। इससे ब्रेन पे क्या फर्क पड़ता है उनके? आजकल ऑटिज्म डेवलप हो रहा है, ऑटिज्म सबसे ज्यादा देखने, और हमारी कंट्री में अभी थोड़ा कम है लेकिन बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। अगर हम यूएस की बात करें, यूके की बात करें, ऐसी कंट्रीज इनमें ऑटिज्म के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ बिहेवियर डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। कुछ सीपी चाइल्ड्स आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो बाय बर्थ ही जिनका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, मसल्स डेवलप नहीं हो रहे, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, ब्रेन की कितनी कंडीशंस डेवलप हो रही हैं। ये सारे का सारा जो कारण है वो बेसिकली शुगर है, क्योंकि इतनी शुगर की रिक्वायरमेंट नहीं है और बॉडी हमारी इतना शुगर जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। बच्चों में भी गठिया होता है? जी जी, सारी तरह की बीमारियां बच्चों में होती हैं। गठिया स्पेसिफाइड है बेसिकली। बच्चों में गठिया होने के मेन रीजन क्या है? बच्चों में गठिया होने का मेन रीजन है कि जब आप प्रेगनेंसी की स्टेज में थे, कई बार तो ये जेनेटिकली भी होता है। देखिए पेरेंट मतलब मदर से बच्चों को भी जाता है। अगर मदर पहले ही गठिए के साथ पीड़ित हैं और वो वेस्टर्न ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें स्टेरॉइड्स ही ट्रीटमेंट होता है इसका बेसिकली। स्टार्टिंग स्टेज में भी थोड़ा सा नॉर्मल मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मल मेडिसिन बहुत ज़्यादा लंबा समय चलती नहीं क्योंकि उसका असर बंद हो जाता है। बाद में दे जस्ट स्विच टू इस सारी स्टेरॉइड बेस्ड मेडिसिन पे। तो वो क्योंकि लॉन्ग टर्म से वो ले रही होती हैं, इस करके उनकी बॉडी भी काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज्ड होती है। नो डाउट। और आपने ये भी देखा होगा कि जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करता है कोई पेशेंट तो उस टाइम पे गठिए की दवाइयाँ डॉक्टर बंद करते हैं। तो बंद करने का मेन रीज़न ही यही है, सबसे पहले कि बच्चे की ब्रेन हेल्थ पे बहुत बड़ा उसका सीवियर जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दूसरा, मिसकैरेजेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तीसरा, जो बच्चा है कई बार हैंडीकैप्ड भी पैदा होता है, इसलिए उस टाइम पीरियड के दौरान वो उन चीज़ों को बंद कर देते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, माता से जैसे बच्चों को आ गया वो चीज़ भी रहती है। दूसरी बात ये कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे कई बार बच्चों को पैदा होते ही बुखार हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, तो उस टाइम पे हाई एंटीबायोटिक्स वगैरह देना हम स्टार्ट करते हैं। उसके कारण भी बच्चे की इम्यूनिटी और ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाती है। तो धीरे धीरे करके ये बीमारियां जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और मोर ओवर ये लाइफस्टाइल डिजीज़ भी होती है, जैसे कि
काफी लोग आजकल मदर फीड नहीं देते, Right. मतलब सिंथेटिक पाउडर या जो भी मार्केट में हाँ। मिलता है उसको देते हैं। तो उसके कारण भी बच्चे का जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते और उनका जो गट हेल्थ है वो प्रॉपरली रिमेन नहीं रहता, जो जिस फॉर्म में वो बच्चे को रहना चाहिए। तो आप कह रहे हो कि जो सिंथेटिक मिल्क पाउडर आता है जो कि आज की डेट में पेरेंट्स दे रहे हैं जी। अपने बच्चों को, उससे भी गठिया हो रहा है? उससे गठिया होने के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं ऐसी चीज़ों से, क्योंकि शुगर बेस्ड है, वो भी शुगर बेस्ड है। Right. आप उसका कंटेंट पीछे चेक करेंगे ना तो नॉर्मल मीठा नहीं है उसमें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उसको देने का तरीका, जब उसको देते हैं तो वो नॉर्मली ठंडे पानी में उसको मिक्स करके दे देते हैं। अब मदर फीड जब बच्चा लेता है ना तो जो मदर के मिल्क का टेम्परेचर है और जो बच्चे के ह्यूमन बॉडी के इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो इक्वलेंट है। तो Synced है उसमें आपस में। हाँ, सिंक है, दोनों का कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन जब हम बाहर से दे रहे हैं तो बाहर से एक तो बैक्टीरिया वायरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओपन एयर में है, फंगस वगैरह पैरासाइट्स वगैरह डेवलप होने के चांसेस हैं। दूसरा, बॉटल्स उस लेवल की हाइजीनिकली हैं या नहीं है, नो वन नोज, ठीक है। और प्लास्टिक की वो शक्कर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, उसमें फीडर जो होता है, ठीक है। तो वो भी अगेन प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और कितनी देर बनाया, हाँ। कई बार आधा घंटा बना के छोड़ दिया, नहीं पिया बच्चे ने, जनरली है ये, हर घर की कहानी यही है। आधा पी लिया बच्चे ने, आधा रह गया, ठीक है अभी नहीं पी रहा, 15 मिनट बाद दे देंगे, तो वो 15 मिनट बाद दिया तो अगेन वो खराब होने के चांसेस हैं। और क्योंकि वो कोल्ड प्रोसेस्ड फूड आ गया तो वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी उसको, तो कहीं ना कहीं वो अनवांटेड शेप में म्यूकस, आंव, इस तरह का टॉक्सिफाइड मैटर के रूप में बच्चे की बॉडी में वो कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाएगा, और वो जिस एरिया में जाएगा वहीं बीमारी ले लेगा। अगर वो लंग्स में चला जाएगा दैट विल डेवलप एस्थमा, अगर वो जॉइंट्स में चला जाएगा दैट विल डेवलप जॉइंट पेन्स एंड जुवेनाइल आर्थराइटिस, ऐसी चीज़ों में वो डेवलप होता जाएगा। अगर वो फिर भी बॉडी से पूरी तरह से बाहर नहीं निकला देन दैट विल डेवलप टू स्किन डिजीजेस। बच्चों में स्किन के डिजीजेस भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो देखने को मिल गए। और एक कैंसर आप छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देख रहे हो। कौन सा टाइप का कैंसर? ऑलमोस्ट बच्चों में तो हर तरह का कैंसर देखने को मिल रहा है, स्किन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, या फिर हर टाइप का देखने को। कैसे हो रहा है वो? अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन उसमें हाई इनटेक ऑफ ग्लूकोज है। ओके। क्योंकि और दूसरी बात ये कि 2 साल तक का बच्चा जो है वो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है राइट। कि मुझे कब भूख लगी है, मुझे लगी भी है या नहीं लगी है। वो जो हम उसको ओवरडोज दे रहे हैं उसका लिम्फेटिक सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम उस लेवल का नहीं है कि जितना उसने खाया, जो बॉडी को चाहिए उसने रख लिया, जो नहीं चाहिए वो निकाल दिया। जो नहीं निकाला है ना वही बीमारी बन रहा है। अच्छा। और आपको पता है वो सारा सिनेरियो चेंज हो गया। अब स्वेट किसी को आता नहीं है, किसी को पसीना, बच्चों को भी नहीं आता, इवन दे डोंट लाइक टू गो एंड प्ले आउटसाइड एंड हैविंग स्वेटिंग एंड ऑल दैट। तो और हम भी बीइंग अ पेरेंट्स सोचते हैं नहीं वी शुड गिव लग्जरी टू आवर किड्स, क्योंकि हमें नहीं मिली बचपन में, तो हम एटलीस्ट जो हमें नहीं मिला वो हम जरूर दें। राइट। तो और आजकल बच्चे गेम्स की बजाय जो खेलते हैं वो बैठ के खेलने वाली गेमें ज्यादा हैं, या जो भी ऐप में खेलते हैं, रादर कि वो प्लेग्राउंड में जाके खेलें। Right. और सबसे बड़ी बात, छोटे बच्चों में जब हम बाहर के इस तरह के पाउडर्स देते हैं, और मैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हूँ कई बार कि बीइंग डॉक्टर्स लाइक, ठीक है कि आप कुछ भी हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लेकिन स्टिल यू डू हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। आपसे ज़्यादा दवाइयों को कौन अच्छे से समझ पाएगा? तो क्या आपने अपने प्रोटीन के डब्बे पढ़ के देखे नहीं उसके पीछे क्या लिखा है? आप कैसे दे सकते हैं छोटे बच्चों को? आप एक तरह से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में शुगर जो है वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, बट स्टिल यू आर रिकमेंडिंग ऑल टाइप ऑफ दैट लाइक प्रोडक्ट्स टू स्मॉल किड्स। क्या ये वही डॉक्टर अपने बच्चों को भी यही प्रोटीन के डब्बे बिल्कुल नहीं देते, अरे बिल्कुल नहीं देते। इवन आई नो वेरी लाइक ऑन वेरी हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स जो वेल एजुकेटेड हैं, इवन दे डोंट गिव लाइक प्लेन शुगर नहीं देते, वो चीनी उनके घरों में अलाउड नहीं है। अच्छा। नो, खुद के घरों में अलाउड नहीं है? नो, सिंथेटिक शुगर नहीं देते हैं। शुगर जो देनी है वो नेचुरल फॉर्म में होनी चाहिए। इट मस्ट बी लाइक आप गुड़ दे सकते हो, आप शक्कर दे सकते हो, आप खजूर दे सकते हो, आप धागे वाली मिश्री दे सकते हो। अगर आपको किसी चीज में ऐसे ऐड ऑन करना है तो ये नारियल की वो शुगर बन के आती है, वो आप दे सकते हो। ये नेचुरल सोर्स है ना शुगर का। अपने घर में ये देते हैं? यस, सब देते हैं। और बाहर रिकमेंडेशन ये रहती है? हाँ, रेकमेंड करते हैं, बट मैं वो समझ नहीं पाई। देखिए, हम किसी भी एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठे हैं, देन दिस इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। देखिए, हम बच्चे क्या हैं? बच्चे हमारे देश की नींव है। बीमार बच्चों से आप कैसे नींव बनाओगे? और 100 बच्चे हैं तो 100 में से मैं कहूंगी आजकल के टाइम में सिर्फ 2 या 3 ही हेल्दी हैं, बाकी सब बीमार हैं।
तो क्यों है? बीमारी का कारण क्या है ना? आप हमें वो भी तो समझना है। आज हम कह देते हैं किसान चलो खेती-बाड़ी कर रहे हैं तो वो उनको भी ये समझना है, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जन्म दिया बच्चे को तो आपको उसको उसकी सेहत का ध्यान रखना आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नहीं पढ़े लिखे तो पढ़िए और लिखिए। आजकल बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना? हम इंस्टा में ऐसे फालतू की रील्स देखते हैं, व्हाई नॉट टू अपग्रेड आवर नॉलेज फॉर आवर किड्स। हम कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आजकल की डेट में हर किसी को पता है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, पर फिर भी पीते हैं। कोई नहीं मानता। पिज्जा बर्गर वंस इन अ वाइल देना ठीक है, डेली देना आपको सही लगता है? हम फुल्का बना के चपाती बना के देने के बजाय आज हम ब्रेड पे आ गए हैं कि ब्रेड दे देते हैं। आपको पता है कितने दिन पुरानी है? सिर्फ उस पे एक्सपायरी लिखने से ऐसा नहीं हो जाता ना। ये हम सब लोगों को पता है कि इंडिया अभी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड कंट्री है इन लाइक फूड सेगमेंट्स में, और इन वी आर नॉट लिविंग इन स्विट्जरलैंड एंड ऑल दैट, कि जहाँ पूरे तरह के बैरियर्स एंड चेक रखे जाते हैं। फंगस लगी होती है ब्रेड के ऊपर, आप वो फंगस बच्चों को खिला रहे हो। आप वो मार्केट से जाम लेके आ रहे हो, वो खिला रहे हो, हाई उसमें लेवल का शुगर और प्रिजर्वेटिव। घर पे क्यों नहीं बना लेते? आता नहीं बनाने? आप लोगों को आना चाहिए ना। अगर आपके बच्चे हैं देन यू मस्ट नो। अब आप ये नहीं कह सकते आई एम जस्ट गोइंग टू डूइंग जॉब, मैं जॉब करके ला रही हूँ और मैं अर्न कर रही हूँ तो मैं नहीं बनाऊंगी। नहीं, ये देखिए दोनों के लिए, पेरेंट्स मतलब माता पिता दोनों को हेल्प करनी चाहिए। लेकिन बच्चा आपका है, किसी और का बीमार नहीं होना, आपका बीमार होना है। और बीमारी अगर कोई ऐसी फंस गई ना तो आपकी सारी जिंदगी की कमाई कहाँ चली जाएगी आपको समझ नहीं आएगा। 10 लाख 20 लाख लगा के भी इलाज नहीं मिलेगा आपको। आज यही हो रहा है और इसी चीज के अगेंस्ट जो है आयुर्वेद को हमने स्टार्ट किया है, ताकि एटलीस्ट कहीं तो होप मिले ना, पेशेंट ठीक तो हो कहीं पे। वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे ही। जी, बच्चों में गठिए की प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे थे। जी, कोई अपने पेशेंट का कोई किस्सा आप बताना चाहें कुछ? जी, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, छोटे बच्चे 5 साल 10 साल 15 साल, इवन रिसेंटली मतलब पंजाब में तो बहुत ज्यादा है गठिया, जहाँ मतलब क्योंकि मुझे इस करके ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिस मैंने पंजाब में ही की है। तो छोटी बच्चियां जैसे 10 साल 15 साल की बच्चियां, अभी रिसेंटली बात करूं मैं 2 साल पुरानी, तो एक बच्ची मेरे पास आती थी, शी वाज सफरिंग विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस सिंस 3 और 4 इयर्स। तो बहुत उन्होंने वेस्टर्न पैथी यूटिलाइज की लेकिन वो ठीक नहीं हुए। मेरे पास आए तो पहले 1 या 2 महीनों में उनको थोड़ा आराम मिलना शुरू हो गया। उसके बाद हमने उनका जो बच्ची का जो गठिया था वो जैसे पैरामीटर्स, क्योंकि हम जो काम करते हैं अब बेसिकली वो एविडेंस बेसिस ही होता है, तो इसमें काफ़ी पैरामीटर्स पहले हम क्रॉस चेक करते हैं, टेस्ट एक्सरेज वगैरह जो हमें रिक्वायरमेंट होती है बिफोर एंड आफ्टर की। तो 5-7 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद जो उसका रूमेटॉइड अर्थराइटिस था वो नेगेटिव आया रिपोर्ट्स में। अच्छा। जी। और उसके बाद वो लड़की बाहर कनाडा शिफ्ट होगी। क्या किया आपने ऐसा? इसमें तो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है। क्या करते हो आप बेसिकली, मतलब कैसे रखा हुआ आपने, कुछ फ्लो है उसका थोड़ा बताना चाहें? बेसिकली तो हम सिंपल ओपीडीज हैंडल करते हैं। जैसे पेशेंट हमारे पास आता है हम उनको प्रॉपर एनालाइज करके, उनको कंसल्ट करके, उनको अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज जो है वो मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, अब देखने की बात है कि हर किसी को लगता है कि गठिया जो है वो जोड़ों की दर्द है, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि वेस्टर्न पैथी में उसको कैसे देखते हैं, तो गठिया हो गया उनका मतलब ये, उसका समझने का मतलब ये हो गया कि हमें दर्दें हो रही हैं और हमने जो वो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी रहेगा वो यही रहेगा कि आपकी जो पेन्स हैं वो मैनेज हो जाएं, दर्दें आपकी हट जाएं, स्वेलिंग आपकी हट जाए। जब तक आप दवाई खा रहे हो आपकी हट गई, या दवाई छोड़ी तो दोबारा फिर वापस आ गई है। दे डोंट वर्क ऑन रूट कोज बेसिकली, that is a symptom based पैथी वी कैन से इन दिस फॉर्म। अब हमारे पास जब वो बच्चा आया तो हमने उसको कैसे ट्रीट किया, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो हर बीमारी पे उसका जो दृष्टिकोण है वो डिफरेंट है। हमें बीमारी जरूर हमारे जोड़ों में दिख रही है, लेकिन बीमारी का जो कारण है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वो पेट है। तो हम गट हेल्थ है, यस। 90% जो डिजीजेज है वो गट हेल्थ से ही रिलेटेड है। तो हमारे पास अगर गठिया भी आया तो गठिए का जो रूट कॉज है वो बेसिकली जो है मंदाग्नि जिसको बोल देते हैं, अनडाइजेशन, मंद अग्नि, यस। कम मतलब वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, राइट? यस। और ये डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो धीरे धीरे करके जो है आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो जो आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट पूरा नहीं हुआ, वो आधा पका आधा कच्चा खाना रह गया। अब जो उसमें से अनवांटेड फूड है जिसको बाहर निकल जाना चाहिए था एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, वो नहीं निकला और वो धीरे धीरे
ब्लड के साथ जो है मिक्स होके लीकी गट के थ्रू जो है वो आपके जॉइंट्स में, क्योंकि जोड़ अंदर से खाली होते हैं, हाँ। तो वो जोड़ों में जाके वो जो मोविड मटेरियल है वो जाके स्टक हो गया, तो धीरे धीरे करके जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक होते गए, ब्लड सप्लाई जो है वो धीरे धीरे रुकती गई और उसके कारण स्वेलिंग बढ़ती गई और दर्द बढ़ता गया, और लास्ट में जो इम्बैलेंस आया वो आया बात का और कफ का। बात और कफ इम्बैलेंस होने के कारण रूमेटॉइड अर्थराइटिस धीरे धीरे डेवलप हो गया, और ये इतना डेवलप हो जाता है कि लास्ट स्टेज में डिफॉर्मिटी पे बच्चा पहुंच जाता है। बच्चे की बात करें, बड़ों की बात करें, बुजुर्गों की, हर किसी को होता है बेसिकली। तो इसका जो बीमारी का ओरिजिन है वो एब्डोमेन है। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे किसी भी पेशेंट का, चाहे बच्चों का चाहे बड़ों का, तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है बच्चों को या किसी को भी पेशेंट को डिटॉक्सिफाई करना। तो पहले हम डिटॉक्सिफाई करते हैं ताकि शरीर के अंदर जितनी गंदगी है वो एक बार निकल जाए। कैसे करते हो आप उसको? मेडिसिन के थ्रू। अच्छा। हाँ, हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो हम गट हेल्थ के लिए मेडिसिन उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, साथ में लिवर के लिए मेडिसिन रहती हैं, क्लींजिंग प्रोसेस के लिए मेडिसिन रहती हैं। उसके बाद हम आते हैं उस पर्टिकुलरली जो हमारा धातु क्षय हुआ होता है, धातु मतलब कोई भी ऑर्गन जो है वो डिफॉर्मिटी के वे में चला गया है, तो उसको बिल्डअप करने के लिए। तो सेकंड जो हमारा ट्रीटमेंट है इन्फ्लामेशन को दूर करना और बेसिकली उस ऑर्गन को रीबिल्ड करने में जो चीजें हेल्प कर सकती हैं हम उस चीज को करते हैं। अच्छा जी। उस पेशेंट के साथ आपने यही किया? और सबके साथ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दैट्स सेम फॉर ईच एंड एवरी। यूजुअली ये भी कहते हैं ना कि गठिया जो है जाता नहीं है, ऐसा भी? हाँ, कहते हैं। और आप कह रहे हो कि उनका गठिया जो है चला गया? नहीं, बहुत सारे, देखिए ये पहले पुराने टाइम की बात है कि जब लोग कह देते थे कि नहीं ये तो लाइलाज बीमारी है, पुराने समय में ऐसा कहा जाता था। इवन अब तो एलोपैथिक में भी कहते हैं कि दिस इज रिवर्सिबल, रिवर्स होता है ये 70-80 टाइप्स के जितने भी गठिए हैं, अगर वो एक सही टाइम पीरियड में उनका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया, देन दे यूज टू गेट क्योर, वो रिवर्स होता है। अब क्यों इसको ये ऐसा क्यों माना गया है, वापस आ जाता है काफी पेशेंट्स में, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। तभी आयुर्वेद कहता है ना कि सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल पे, आपकी फूड हैबिट्स पे आपको काम करना है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है अलोंग विद मेडिकेशन, हम उन स्पेसिफाइड डाइट चार्ट देते हैं कि जो चीजें जो हैं, जैसे मानो कि कफ का कोई बीमारी है तो हम ऐसी चीजें बंद कराएंगे जो कफ बढ़ाएंगी। जैसे कि दूध और दूध से बनी चीजें, ये सारी कफ को फॉर्मेशन को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, तो हम ऐसी चीजों को बंद करेंगे। दूसरा, हम ऐसी चीजें उसको इंट्रोड्यूस करेंगे जो बॉडी में जितने टॉक्सिन्स हैं उनको एलिमिनेट करे। और अस्थमा की प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आ रही हैं बच्चों में, तो आपका पेशेंट की कोई आप किस्सा बताना चाहेंगे अस्थमा? छोटे पेशेंट अगर कभी भी आप आए, क्योंकि हिमाचल में तो अभी रिसेंटली 5-7 महीनों से या 1 साल से हम काम कर रहे हैं, सिंस इन पंजाब वी आर वर्किंग सिंस लाइक डिकेड्स वी कैन से। तो हमारे पास बहुत तरह के ऐसे बच्चे आते हैं, अस्थमेटिक या फिर साइनस से रिलेटेड, रेनाइटिस से रिलेटेड, जिन बच्चों जो डिपेंडेंट हैं टोटली, लाइक इनहेलर दिन में 2 बार 3 बार 4 बार ले रहे हैं, ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं। और लाइक एक महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर उनका पंप, इनहेलर, पफिंग, नेबुलाइजिंग, सारी की सारी चीजें बंद हो जाती हैं। बच्चों में स्किन डिजीजेस क्यों बढ़ रहे हैं? जैसे स्किन सोराइसिस और डिजीज, स्किन डिजीजेस बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो एक तो केमिकल्स हैं। केमिकल की इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा है बच्चों में भी, रादर लाइक बच्चों के लिए हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बेबी पाउडर, बेबी रैशिंग क्रीम, ये क्रीम वो क्रीम, ऐसा बहुत कुछ, हम सोप, ऐसी चीजें यूज करते हैं। वो फर्स्ट एक चीज है, क्योंकि बच्चों की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, आप कुछ भी उस पे लगाओगे वो बहुत फास्ट उसको जो है सोकअप कर लेता है, ब्लड स्ट्रीम में वो चला जाता है। तो ऐसी चीजें जो है वो एक तरह से धीरे धीरे करके बच्चों में स्किन की बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। पर ये तो आप जैसे आप पता ही, आपको जब न्यूली बॉर्न बेबी भी होता है उस टाइम पे भी कैसे कैसे किट्स आती हैं आज की डेट में, राइट? जी। वो कोई आपके मिलने भी आता है तो वो भी उन्हीं कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स की किट्स लेके आ जाता है। जी जी। आप उन्हीं सब की बात कर रहे हो या कुछ और कह रहे हो? हाँ, ऐसा एंड ऑल, लोशन एंड ऑल। यस यस यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल। उनसे भी स्किन डिजीजेस हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं, उसमें भी होते हैं। आप कुछ भी उठा के पढ़ लीजिए, मेरी बात पे यकीन मत कीजिए। आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, उसको पढ़िए और जो उसमें लिखा है उसको गूगल करके भी देख लीजिए वेदर दिस इज हार्मफुल और नॉट। कोई भी केमिकल जो है वो छोटे बच्चों के लिए नहीं बना मेरे हिसाब से। उनको तो आप जितना हो सकता है नेचुरल फॉर्म में रखें। अब मतलब मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने आज तक उनको कभी पाउडर, क्रीम, ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ ही नहीं की हैं कभी भी। तो आप क्या कर सकते हैं उसकी जगह सिंपल नारियल तेल, कोकोनट वर्जिन ऑयल आता है, आप उसी से बच्चे को नहला भी सकते हैं। नहाने के बाद वही ऑयल अप्लाई भी कर सकते हैं, और बच्चा अगर खा भी लेता है तो भी क्या दिक्कत है, एडिबल ऑयल है क्योंकि सबसे सेफेस्ट ऑयल। तो ऐसी चीज़ें, यही बात है कि
पेरेंट्स को भी एजुकेट होना पड़ेगा ना, ये कह के नहीं आप छूट सकते कि नहीं हमें तो पता नहीं था। इट्स मोर अबाउट अवेयरनेस। अवेयरनेस। मैम बात करते हैं मेन पॉइंट पे अगेन, जी। जो जहां से आपने कॉन्वर्सेशन शुरू करी थी। जी। बच्चों का जो गट हेल्थ है उस पे आप कह रहे हो कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों का पेट साफ नहीं होता है, जिसकी वजह से पूरा दिन वो लेथार्जिक रहते हैं और स्कूल में भी उनको तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यस। तो बच्चों का पेट साफ कैसे होगा फिर? उसके लिए तो देखिए पेरेंट्स को थोड़ा अपने आप में भी काफ़ी थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो बच्चा है डिनर जल्दी कर ले, 6-7 बजे 7 बजे तक डिनर करवा के, और जब सोने का टाइम है 8 साढ़े 8 बजे बच्चे को सुला दीजिए, ठीक है। और सोने से पहले आधा घंटा पहले उससे कोई फ़ोन टीवी वगैरह नहीं दीजिए, क्योंकि अगर आप देते हैं ना तो माइंड है वो ऑटोमेटिकली जो है एंग्जाइटी की फॉर्म में रहता है। एंग्जाइटी की फॉर्म की मैं आपने बात करी, मैं थोड़ी आपकी बात काट रहा हूँ, बट ये बहुत कॉमन हो रहा है ना जी। ये मतलब हर घर में हो रहा है कि सोने से पहले बच्चा चीज में रील्स देख रहा है या हाँ, यूट्यूब किड्स देख रहा है। जी, जी, ये जी। तो हैबिट ही बन गई है। नहीं, मैं समझ गई, हैबिट बन गई है, लेकिन उस हैबिट को तो ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा। देखिए, क्योंकि जब रात को बच्चा इस तरह से, पहली बात तो जो ये फोन की जो लाइट है, इट्स नॉट गुड फॉर आईज एज वेल एज इट्स नॉट गुड फॉर ब्रेन। अगेन वही बात है कि बच्चों के ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप नहीं है। आप भी वही फोन देख रहे हो, सेम फोन, उतने ही वेट का, उतनी ही उसकी लाइट का, कोई अमेंडमेंट तो नहीं आपने की, आपने सेम बच्चे को दे दिया, ठीक है। और ऐसे टाइम पे दिया जब बच्चे का ब्रेन जो है वो रिलैक्स जोन में जाना चाहिए और उसको हेल्दी और साउंड स्लीप आनी चाहिए। लेकिन आपने उसको उकसा दिया, ब्रेन को आप एक बार उकसा दो, आप एक बार दिमाग को काम दे दो ना, तो वो शांत नहीं होता जब तक वो काम ना हो जाए। तो हम यही कर रहे हैं, सोने से पहले हमने उसको शांत करना है, शांत करने के बजाय हम उसको जगा रहे हैं। तो बच्चा धीरे धीरे करके सोएगा, इसके कारण जो है 1-2 घंटे डिले करेगा, लेट सोएगा तो नेचुरली उसकी नींद पूरी नहीं होएगी, तो सुबह जल्दी नहीं उठेगा। और अगर सुबह जल्दी वो अपने आप से तो कोई भी बच्चा नहीं उठता है, उनको उठाना पड़ता है, ठीक है। जी, छुट्टी हो, उठाया उसको तो वो उसको हैसल है स्कूल भेजने की, कि वो फ्रेश नहीं होता। 99% बच्चे फ्रेश नहीं होते सुबह, फटाफट से हम नहा धुला के उनको भेज देते हैं स्कूल के लिए। अब जो कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा बैरियर है, ये ऐसी चीज है जो आगे चल के बीमारी बन सकती है। रादर मैं ज्यादा रेकमेंड करती नहीं किसी को भी ऐसे होम रेमेडीज, आई डोंट बेसिकली बिलीव ऑन दैट। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी एक ड्रग ऑफ चॉइस इसमें बता देती हूँ, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली सबके लिए ही बहुत ही बढ़िया है, और स्पेसिफाइड बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि खानी भी नहीं पड़ेगी, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि बच्चे ने खा लिया, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कैस्टर ऑयल लीजिए मार्केट से, अरंडी का तेल जी। जब रात को आपके बच्चे ने खाना खा लिया और वो सोने चला गया, आधा घंटा पहले फोन ले लीजिए, आप उसको लोरी सुनाइए, गाने सुनाइए, धीरे धीरे उसको उस जोन में लेके जाइए ताकि वो खुद सो जाए। सोते हुए उसके पेट में और नाभि में अच्छे से कैस्टर ऑयल जो है वो अप्लाई कर दीजिए। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि सुबह जब आपका बच्चा उठेगा तो वो अपने आप फ्रेश हो जाएगा। ही विल नॉट बी कॉन्स्टिपेटेड एट द मॉर्निंग टाइम। कैस्टर ऑयल करता क्या है? कैस्टर ऑयल बेसिकली जो है जितना भी वेस्ट और स्टक मोविड मटेरियल होता है, जो चिपका पड़ा रहता है हमारी आंतों के साथ, उसको रिलीज कर देता है। एनी सॉर्ट ऑफ गैस की अगर ब्लॉकेज है या म्यूकस है उसके कारण ब्लॉकेज आई है, या कोई खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ लेकिन पड़ा हुआ है हमारी आंतों में पड़ा हुआ है, तो वो उसको डाइल्यूट करके उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड फ्लो इनहेंस करके उसको सॉफ्ट कर देता है, सो दैट अगले मॉर्निंग में उठते ही वो प्रॉपर्ली इवैक्यूएशन में चला जाता है। तो ये रेमेडी बच्चों पे अप्लाई होती है या फिर बड़ों पे भी होती है? बड़ों पे भी होती है। अच्छा, बड़ों का भी पेट साफ नहीं हो रहा है तो वो भी कैस्टर ऑयल तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में आपको लगाना पड़ेगा, और मतलब 2-3 ढक्कन चम्मच ले लीजिए आप। 10-15-20 ml अच्छे से लेके उसको पेट पे लगाइए। और बड़े लोग तो उसको पी भी सकते हैं, इट्स रादर गुड। बड़े लोग लगाने के बजाय उसको पी ले। जस्ट ऐड 2-3 स्पून्स ऑफ कैस्टर ऑयल विद लिटिल बिट मिल्क के साथ लेना। हाँ, कैस्टर ऑयल थोड़ा दूध के साथ आप ले सकते हैं। तो वो, पर अगर किसी को ऑलरेडी मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तो आप ऐसे ही कैस्टर ऑयल ऐसे ही पी लीजिए या खा लीजिए। तो आप उसको ऐसे फटाफट से खा के, जस्ट नाउ यू हैव टू चेंज द टेस्ट ऑफ योर माउथ। सो आप क्या कर सकते हैं, लेमन रब कर सकते हैं अपनी टंग पे, तो टेस्ट एकदम से डिसअपियर हो जाएगा। अदरवाइज यू मे हैव लाइक फेनल, सौंफ ले सकते हैं, सौंफ खा सकते हैं, उससे टेस्ट चेंज हो जाएगा।
ठीक है। क्योंकि थोड़ा लेने में, अकेले लेने में इट्स कैसा लिटिल टेस्ट होता है उसका? टेस्ट थोड़ा बकबका सा टेस्ट होता है, टेस्टी नहीं होती हैं दवाइयाँ, ये देखिए। कैसा वर्ड हुआ, बकबका सा? बकबका, बकबका मतलब आप जब लेंगे तो आपको समझ आएगा क्या होता है बकबका। अरे ये तो कैस्टर ऑयल लेना ही पड़ेगा बकबका टेस्ट के लिए। नया वर्ड सुना मैंने। मैं जरूर ट्राई करना जी चाहूंगा, कोई जी, और ट्राई करे ना करे। डेफिनेटली डेफिनेटली। बाकी थैंक यू सो मच मैम, आप जी। यहाँ आए और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें। आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस कॉन्वर्सेशन में, इट मीन्स कि आपको ये कॉन्वर्सेशन जो है एंगेजिंग लगी है, आपके काम की लगी है या आपके बच्चों के काम की लगी है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपके माइंड में कुछ क्यूरोसिटी है, हमने या फिर कुछ बात करी है उसके अराउंड आपको कुछ जानना है, या फिर कोई और टॉपिक कवर करना है, आपको लगता है मैम को हम दोबारा बुलाएं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करें, अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे मैम के साथ फिर से कनेक्ट करने की। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू।